सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन को 90% हमारी कम्युनिटी टफ समझती है। मुझे सिर्फ 15 मिनट दीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि ये उतना भी टफ नहीं है। आइए थ्योरी से शुरू करते हैं, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सिंपली इस इक्वेशन से दिया जाता है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। डेरिवेशन किया जा सकता है बट लेट्स फोकस ऑन दिस। अब यहाँ पे r जो है वो पोजीशन वेक्टर है जो कि x y या z में लिखा जा सकता है। लाइक r वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मेरे ख्याल से बहुत बेसिक फॉर्मूला आपको याद भी होगा कि r को अगर मैं x लिख दिया तो x कोऑर्डिनेट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास। या फिर अगर मैं इसको y लिख दिया तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन टोटल मास एंड सो ऑन। शायद आप समझ गए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड मेरे हिसाब से अगर आप समझेंगे तो इसको लगभग 5 स्टार दे दीजिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट तरीका या शॉर्ट ट्रिक। टू पार्टिकल सिस्टम m1 m2, अगर दो पार्टिकल्स है उनके बीच में डिस्टेंस r है। लेट से m1 से डिस्टेंस अगर r1 है तो r1 को आप लिख सकते हैं m2 r अपॉन m1 प्लस m2। एंड अगर आपको m2 से लिखना है, m2 से डिस्टेंस अगर r2 है तो r2 इज इक्वल टू m1, दूसरे का मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। दैट्स इट। अब इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। डेरिवेशंस डेफिनेटली आपके क्लास में कराया गया होगा बट स्टिल बिवेयर, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? सेंटर पर ही होता है। इवन अगर मैं कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो जनरली सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। ओके फाइन। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं रॉड ले लेता हूँ, रॉड वेयर लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। जनरली देखो वैसे देने के लिए वो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 कुछ भी दे सकता है, बट ज़्यादातर जो दिया जाता है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एक्स दिया जाता है। इन दिस केस जो आप रॉड लोगे, एक उसका लाइटर एंड होगा, एक उसका हैवी एंड होगा। तो लाइटर एंड से 2l/3 या हैवी एंड से l/3 अगर रॉड का लेंथ l है तो दिस इज वेरी सिमिलर टू ट्रायंगल। अगर आप नोटिस करें तो इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए भी 2l/3 या l/3 होता है, वेयर l विल बिकम द हाइट ऑफ ट्रायंगल। फाइनली फिर नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। अगर मैं सेमी सर्कुलर डिस्क रिंग के लिए बात करूं तो दिस इज 2r/π फ्रॉम इट सेंटर। डिस्क के लिए 4r/3π फ्रॉम इट सेंटर। हॉलो हेमिस्फीयर के लिए देखा जाए तो r/2, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए देखा जाए तो 3r/8। ये इनके सेंटर ऑफ मासेस के पोजीशंस होते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ तक की चीज़ें मुझे याद है। आइए इनको अप्लाई करना सीखते हैं। 90% स्टूडेंट्स इस वाले सवाल को मिस करेंगे बहुत अच्छे से। अगर आप उस 1% में हैं, उस 10% में हैं, डू लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने इसको गेस कर लिया था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। हमें एक बैट दिया गया है, बैट को हमने सेंटर ऑफ मास उसका किसी पॉइंट पर जा रहा था, वहाँ से मैंने बैट को काट दिया। काटने के बाद बैट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट इज ए, सेकेंड पार्ट इज बी। मेरा सवाल है कौन सा पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी, कौन ज़्यादा टफ होगा? सो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। कौन ज्यादा हैवी होगा? सो सॉरी। यस, आपने करेक्ट बोला। द पार्ट बी विल बी हैवियर। कैसे? जस्ट अभी हमने सीखा कि अगर दो मासेज हैं m1 एंड m2 तो m1 से डिस्टेंस होता है दूसरे का मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। तो अगर मैं r1 लिखूंगा तो r1 विल बी m2l अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, दूसरे में भी आएंगी, लेकिन जिसमें ज़्यादा मास उसके लिए डिस्टेंस भी ज़्यादा। तो अगर इसका मास ज़्यादा है तो दूसरे वाले से इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, या हैवी के पास होगा कौन? सेंटर ऑफ मास। डेफिनेटली इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा। मेरे ख्याल से आप गैस कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाते हैं, बस इसको ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ मास हैवी साइड में होता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स। मेरे ख्याल से बेसिक m1 x1 m2 x2 हर एक बच्चा करता है। जब फंसने की बारी आती है तो वो आता है प्रॉब्लम्स ऑन एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स। आइए समझते हैं एडिटिव ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एडिटिव ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करूं तो लेट से मुझे एक ट्रायंगल दिया गया जिसका मास m है, लेंथ l/3 है, एंड एक रॉड दिया गया मास m, लेंथ 2l, कुल मिला के इसे वो एरो बोल सकता है। एन एरो कंसिस्ट ऑफ अ ट्रायंगल एंड रॉड शेप। फाइंड सेंटर ऑफ मास, ये आपको x एंड y दिया है। हाउ टू प्रोसीड, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल को, इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं जैसे मैंने अभी आपको बोला। फर्स्ट पार्ट इज ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट इज द रॉड। रॉड का सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर पे होगा, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रॉइड पर होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये डिस्टेंस मैंने लिख दिया l/2। इसके लिए नीट वालों मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड अगर a दिया है तो बिवेयर, याद रखना इस चीज़ को कि ये कितना होता है, दिस लंबाई, दिस लेंथ इज a/2√3। इन आवर प्रॉब्लम a की वैल्यू मुझे दी हुई थी कितनी, l√3, तो l√3/2√3 ये कैंसिल हुआ, दिस इज l/2, ये मैंने लिखा है। जैसे ये लिखा मेरा सवाल खत्म। यहाँ पर मैं एक m मास लेता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा m मास लेता हूँ, दोनों m मास, दोनों के कोऑर्डिनेट -l/2 l कॉमा एंड, ये हो गया। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बाई सिंप्लीफाइंग वी कैन गेट xc एज l/4 एंड yc इज 0। y 0 बिकॉज दोनों में y कोऑर्डिनेट कैसा है, 0 है। दैट्स इट, खत्म। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम समझते हैं द एंजल अप्रोच। दिस इज समथिंग न्यू, मैं एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक एंजल अप्रोच अगर आप समझते हैं, सॉरी, अगर एंजल अप्रोच आप समझना चालू कर गए तो आप क्वेश्चन करने में, अगर जिस क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लगता है उस क्वेश्चन को आप विद इन 30 सेकेंड्स कर पाएंगे। ये एक टाइम शॉर्टकट है। आई विल रेवोल्यूनाइज दिस। आइए समझते हैं इस चीज को। जैसे कि फॉर सब्ट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स 60% प्रॉब्लम्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक डिस्क लेता हूं तो डिस्क हैज अ मास m, तो जो सेगमेंट मैंने वहां से काट के हटाया है उसका मास होगा m/4। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन है जो मास आपने हटाया है वो मास का डायामीटर उस डिस्क के रेडियस के बराबर होना चाहिए। सेम वे में अगर सेम चीज मैं स्फीयर के लिए बोलूं, जो मास आपने हटाया है उसका डायामीटर स्फीयर का रेडियस हो, तो अगर स्फीयर का मास m है तो रिमूव्ड मास इज m/8। अब आप बोलेंगे सर इसको मैं अलग से क्यों रटूं, बिल्कुल नहीं रटना, आप इसको डिराइव कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट हाँ, अगर इसी चीज़ को मैं चार्ज के लिए बात कर सकता हूँ, फ्यूचर में जब हम लोग रोटेशन में, मैं आपको नेक्स्ट इसका जब वीडियो दूंगा उसमें रोटेशन आएगा, उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी। बट वहाँ आपको समझ में आएगा कि अगर ये चीज़ें आपको याद है तो आप कितने क्विकली चीज़ों को कर सकते हैं। बिकॉज 80 से 90% ऑफ द सवाल जो स्फीयर या डिस्क वाले होते हैं उनमें यही सेगमेंट्स को हटाया जाता है सिमेट्रिकल, ताकि कैलकुलेशन किया जा सके। बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट। पैटर्न समझिए, पैटर्न को समझिए, पैटर्न जैसे ही आप समझेंगे आप एंजल अप्रोच समझ जाएंगे एंड सवाल आपसे इजीली टैकल होगा। आइए एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल मुझे बोला है कि अगर मेरे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और अगर मैंने इस डिस्क में से ये वाला सेगमेंट काट के अलग कर दिया, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे करेंगे, बिल्कुल सही, हम क्या बोलेंगे कि भैया ये देखिए ये मेरे पास डिस्क था, उसका ये सेगमेंट कटा था। बहुत इजीली मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर मैंने m मास डाल दिया प्लस वही सेम डायमीटर बट वो -m है। अपने आप से सिर्फ पिंक कलर पर फोकस करिए, पिंक कलर, +m -m बिकम्स 0। दैट मीन्स वी स्टिल हैव दिस इमेज। बट यस, अब इससे हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया, बिकॉज नाउ दिस इज दिस कि ये पूरा का पूरा एक 4m है, 4m उसके सेंटर पर होगा, -m इसके सेंटर पर होगा। नाउ अब हम इस चीज को देख सकते हैं, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज सिंपली r/2।
तभी तो ये वाला भी r/2 होगा और टोटल डिस्टेंस r हो जाएगा। दैट्स इट, यहीं पर खत्म हो गया। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इससे डिस्टेंस लिखना है, दूसरे का मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल मास विच इज -r/6। नेगेटिव यहां पर क्या बताता है? यस, बिल्कुल सही बोला आपने। नेगेटिव यहां पर बता रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर खसकेगा, तो बिकॉज दिस इज एक्स एंड वाई, तो ये एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट दे रहा है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। जैसे ये समझ में आया तो ध्यान से देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर जिसका साइड ए है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, इसका क्या होगा? बिल्कुल सेम, बहुत सही। आपने इसको क्या किया, डिवाइड किया। नाउ दिस इज, आपने देख रहे हैं कि हम 4 पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो एवरी पार्ट विल बी m, तो दिस विल बी 4m, दिस विल बी -m। नाउ 4m कहां पर होगा? 4m यहां सेंटर पर होगा, दैट इज 0 0, जबकि -m कहां पर होगा? -m यहां पर होगा। दिस टोटल डिस्टेंस इज a/2, सो दिस हाफ डिस्टेंस विल बी a/4, सो डज पॉजिटिव y वाला भी। तो y के लिए a/4 नाउ मैं x का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करता हूं, बिकॉज 0 0 एंड a/4 सिमेट्री, आई कैन राइट जो xc होगा वही yc होगा, दैट इज -a/12। होपफुली यहां तक समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस आर द पैटर्न प्रॉब्लम्स। मुझे कुछ सवाल होते हैं जिनमें पैटर्न दिखाई देता है। क्या पैटर्न दिखाई देता है? क्वेश्चन ये रहता है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर आपको बोलता है कि दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, इफ मैन गोज टू द अदर साइड ऑफ प्लैंक, प्लैंक के अदर साइड में चला जाता है, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक। इस प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताना है। बहुत इजी है, पहली बार है इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बट विथ शॉर्टकट हम इस क्वेश्चन को हार्डली 10 सेकंड में कर लेंगे। आइए समझते हैं। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक इज एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ऑन प्लैंक, मैन हमको क्या बोला, मैन गोज टू द अदर साइड ऑफ प्लैंक। तो अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहें तो ये आपके पास मैन है, मैन अगर अदर साइड जाएगा तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि ये चलते 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 अदर साइड पहुंच गया। अदर साइड पहुंच गया का मतलब क्या होने वाला है? अदर साइड पहुंच गया का मतलब बहुत बेसिक है कि उसने एल डिस्टेंस चला, बट किसने देखा उसको एल डिस्टेंस चलते हुए? प्लैंक ने देखा है। नाउ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ऑन द ग्राउंड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ऑन द ग्राउंड इज मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज एल प्लस एक्स। दैट्स इट, बेसिक एल प्लस एक्स। आइए इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, अगेन बाय एंजल मेथड। इस चीज को समझते हैं, हल्का सा समझिए, इजीली समझ में आएगा। अगर ये मैन है, ये प्लैंक है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास प्लैंक के सेंटर से कुछ पीछे होगा क्योंकि यहां पर और मास है। नाउ द सेंटर ऑफ मास कैन नॉट डिस्प्लेस, एज मैन जैसे आगे चल रहा है तो मैन पे फ्रिक्शन आगे, जबकि डिस्क प्लैंक पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स, वो कैंसल हो जाएगा। एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज 0, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। वैसे तो मुझे बोलना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, जो कि 0 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। तो यहां पर से ध्यान से देखिए, थोड़ा पीछे आ गया। जब मैन फाइनली इस एंड पर पहुंच जाएगा तो ध्यान से देखिए, प्लैंक के रिस्पेक्ट में मैन चल गया है पूरा एल डिस्टेंस, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिर्फ इतना, जबकि प्लैंक कुछ पीछे आ गया है। बहुत बढ़िया। जैसे ये चीज मुझे समझ में आया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, एम मास ऑफ प्लैंक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इन ग्राउंड, मास ऑफ मैन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इन ग्राउंड मस्ट बी 0। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, अगेन यहां पर प्लस या माइनस छोड़ते हुए, अगेन क्योंकि मुझे पता है अगर मॉड साइन नहीं लिया जाए तो यहां पर एक माइनस साइन आएगा। माइनस सिंपली यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, दैट्स इट। मुझे ये याद रखना। अच्छा, ये कब देखा देखा सा नहीं लग रहा है? सोचिए, एक बड़ा एम मास का प्लैंक जिस पर एक छोटा एम मास का पर्सन चल रहा है, लंबाई है एल, तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया दूसरे का मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। याद रखना, इसे मैं सिर्फ और सिर्फ एनालॉजी के लिए यूज कर रहा हूं, दिस इज नॉट द रियलिटी, बट हाँ फॉर्मूला तो सेम है। अगर आपको समझ में आया तो यस, इस प्रॉब्लम को क्या आप बता सकते हैं कि भैया अब मेरे पास एक बोट है जिसका मास m है, बोट की लंबाई l है, उस पर स्मॉल m मास का एक पर्सन अगर यहां से यहां चल के जाता है, बोट कितना डिस्प्लेस होगा?
यस, अगेन इट इज द सेम प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, मास ऑफ मैन, टोटल चला हुआ डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, दैट्स इट। अब मुझे और क्या बोल रहा है, इसके छोड़ मुझे और बोला जा सकता है कि ये मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग का मास m है, ये l है, ब्लॉक ऑफ मास m। बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग व्हेन ब्लॉक बिकम्स वर्टिकल। मेरे ख्याल से आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि अगर जब आपका रिंग ऐसा है तो ब्लॉक जब वर्टिकल होगा तो रिंग ये देखा होगा कि रिंग के रिस्पेक्ट में ब्लॉक तो पक्का सर्कल करके आया है, मतलब इन एक्स डायरेक्शन ओनली, क्योंकि y में क्या है, y डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है एंड f एक्सटर्नल इज नॉट जीरो, तो यहां पर आप नहीं कर सकते, बट स्टिल x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग इज नथिंग बट अगेन दूसरे का मास, उनके बीच का था डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, खत्म। ज़्यादा बिल्कुल भी परेशानी नहीं करनी है। अब देखिए यही सेम सवाल, ये टफ सवाल है, अगर आपके मेंस का टफ सवाल बोला जाए या आपके नीट में हार्डेस्ट पॉसिबल सवाल अगर कुछ पूछा जाएगा तो दैट इज दिस। ये आपको क्या बोल रहा है कि अगेन वही फ्रिक्शनलेस सरफेस, सेम चीज़ें, अगर इसको मैं यहाँ से रिलीज कर दूँ तो बताइए इस वेज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वेज के डिस्प्लेसमेंट के लिए अगेन आप क्या बोल सकते हो, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड बिकॉज mg इज एक्सटर्नल फोर्स, mg हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स है इसलिए मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता, बट अगेन x में हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। अगेन मेरा आंसर याद रखना, नाउ दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बड़ा M इज नॉट ml अपॉन m प्लस m। इस बार ध्यान से देखिए L और थीटा दिया गया है, जो आपका ब्लॉक है ये जब नीचे आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक वो इतना चला है, दिस इज नथिंग बट L कॉस थीटा। तो मेरा आंसर इस बार कितना हो जाएगा, मेरा आंसर xm हो जाएगा, स्मॉल m L का कॉस थीटा अपॉन टोटल मास m प्लस बड़ा M। होपफुली आपको समझ में आया हो और आपने सारी चीज़ों को सीख लिया। इसके साथ साथ आई से थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, बहुत ज़्यादा सीखते रहिए, एंजल अप्रोच सीखिए ताकि आप जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ ट्रिकी सवाल बताऊंगा, कुछ पैटर्न सवाल बताऊंगा जो कि आपको डेफिनेटली एलिवेट करने में मदद करेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं। कीप लर्निंग।